हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलटी क्लासेज बाय ललित सर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोर्शंस करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आधुनिक भारत से पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम्स ले लें, हम यूपीपी ले लें, चाहे टेट ले लें, चाहे पेट ले लें, चाहे कोई भी अदर पीसीएस वगैरह ले लें, यूपीएससी वगैरह ले लें, सब में सबसे ज़्यादा आधुनिक भारत से पूछा जाता है। हम जानते हैं कि हम इतिहास को सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। हम कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में बांटे हैं। आप इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब हम पे ध्यान दीजिए, अब छोड़िए उसको, क्यों लगाया, भूल जाइए। अब मज़ा लीजिए जीवन का, ठीक है ना। तो हम इतिहास को कितने हिस्से में बांट चुके हैं? 3 हिस्से में बांट चुके हैं, जैसा कि आप 12th में भी पढ़ेंगे। तो 3 भागों में बांटे हैं। तो उसमें जो पहला भाग है हमारा, उसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो भाग है वो है दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन भारत। क्या है? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो है वो है क्या है? आधुनिक इतिहास। अच्छा, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो हमारा प्राचीन इतिहास है, जो मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, ये 2 परिप्रेक्ष्यों में पढ़ा जाता है। एक विश्व के पढ़ा जाएगा और एक भारत के स्पेशल, ठीक है ना। ये भी 2 परिप्रेक्ष्यों में पढ़ा जाता है, एक विश्व के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है और एक भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाता है। समझ में आ रहा है ना। हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, विश्व के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना। 2 सेक्शन बनते हैं भाई। भारत में अगर कुछ हो रहा है तो उसी समय दुनिया में भी तो कुछ होगा। जैसे अभी अगर हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तो दुनिया में भी तो और काम हो रहे होंगे, वो भी इतिहास है। इतिहास के बारे में तो मोटा मोटी अगर बात करें कि इतिहास क्या होता है, पहले यहाँ अगर हम चलते कि इतिहास क्या होता है, तो इतिहास क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछे कि इतिहास क्या होता है तो क्या बताओगे? तो इतिहास क्या होता है कि क्रमबद्ध घटनाओं का क्या होता है? अध्ययन होता है। जो घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं उनका अगर क्रम से अध्ययन करें तो इतिहास होता है। क्या सभी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है? नहीं। तब कौन सी? महत्वपूर्ण घटनाओं का। तो यहाँ से बन गया कि पूर्व में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। अब वो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं, युद्ध हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई युद्ध हो सकता है। और क्या हो सकता है? संधि हो सकता है। क्या हो सकता है? संधि हो सकता है। और क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। क्या हो सकता है? विकास। अब विकास में कई तरह के विकास आते हैं, जैसे मानव का विकास। अगर आप मानव का क्रमबद्ध विकास पढ़ना चाहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा विकास कैसे हुआ और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, देश यहाँ तक कैसे पहुँचा, ये दुनिया यहाँ तक कैसे पहुँची, तो आपको इतिहास के थ्रू ही जाना पड़ेगा। वो ये मात्र सब्जेक्ट है जो आपको बताएगा कि आज जो हम हैं, पहले जो हम थे, यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किए, वो एक मात्र सब्जेक्ट बताएगा, उसका नाम है इतिहास। क्या है? इतिहास। तो इसमें जैसे आ जाता है कि जैसे मानव का इतिहास आ जाएगा। इसमें सामाजिक विकास का इतिहास हो जाएगा, सांस्कृतिक विकास का इतिहास हो जाएगा, शैक्षिक शिक्षा से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड, हर तरह के डेवलपमेंट जो हुए हैं उन सबको हम इतिहास के क्रम में पढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास और भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें कि आधुनिक भारत का समय कब से कब तक काउंट किया जाता है, आधुनिक भारत की बात करें तो देखिए मोटा मोटी तो इसको कुछ लोग 1857 से भी काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं? 1857 से काउंट करते हैं। कुछ लोग इसको 1600 से काउंट करते हैं, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन वास्तविक करें कि जो इतिहास होता है, अगर उसको माना जाए आधुनिक इतिहास, तो वो हम पुर्तगाल से नोट करेंगे। कब से नोट करेंगे? 1498 से हम नोट करेंगे। क्योंकि अगर हमको आधुनिक भारत पढ़ना है तो हमें उन घटनाक्रमों को पढ़ना होगा जो आधुनिक भारत को प्रभावित किए। अगर आधुनिक भारत कहें तो आधुनिक भारत में 1857 की घटनाएं आ जाएंगी, स्वतंत्रता आंदोलन आ जाएगा, हमारा देश आज़ाद हुआ वो आ जाएगा, और उसके बाद के घटनाक्रम आ जाएंगे। ये आधुनिक भारत के इतिहास हैं। लेकिन ये 1857 की घटनाक्रम कैसे हुई, इसके पीछे कौन है, वो कब आया, कैसे आया, क्यों आया,
ये कारणों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा सन 1498 में। और लगभग ये 1498 वो समय है जब मुगलों से भी पहले का समय है ये, क्योंकि हमारे भारत में जो मुगल आए वो आए 1526 में। कब आए? और हम बात कर रहे हैं 1498 की। अभी मुगल की एंट्री नहीं हुई है, अभी बाबर की एंट्री नहीं हुई है, तब से हम बात कर रहे हैं। और हम यहाँ से पढ़कर अध्ययन कहाँ तक चलेंगे? आधुनिक समय तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? आधुनिक समय तक चलेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक, चलिए अगर हम बात करें इतिहास की तो 1498 में आप जानते होंगे कि हमारे एक चाचा हैं और चाचा का नाम था वास्को डिगामा। क्या था? वास्को डिगामा नाम था। और ये हमारे चाचा जो थे वास्को डिगामा, ये 1498 में भारत आए। भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर आए ये। सही है? कालीकट नामक बंदरगाह पर आया। अब प्रश्न ये उठता है, और जब ये भारत में आया, कालीकट में आया, तो वहाँ पर ये एक शब्द आप जनरली सुने होंगे कि इन्होंने भारत की खोज की। क्या की? इन्होंने भारत की खोज की। मतलब ये जो हमारा भारत है, जिसको हम ऐसे अगर हम रेंडमली बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ये मेरा भारत है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की। तो इसका मतलब कि भारत इसके पहले नहीं था? प्रश्न यहाँ उठता है। तो ये तो आप जानेंगे कि भारत इसके पहले भी था, क्योंकि आप तो पढ़े हैं कि मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे कि तुर्क आए, ठीक है ना, और भी अफगान आए और अब आक्रमण हुआ। तो इसका मतलब भारत था, एग्जिस्ट करता था। और आप इससे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, आप सिंधु सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, लगभग ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले, 3000 साल पहले के घटनाक्रम की बात करेंगे। उससे पढ़ेंगे तो वैदिक युग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप जानते हैं कि भारत था, तो फिर क्यों कहा गया कि इन्होंने भारत की खोज की? एक्चुअल में बात यह है कि इन्होंने नए मार्ग की खोज की। जो अब तक भारत में जो रास्ता अपनाया जाता था उससे कह रहे कि अलग, कह रहे कि इन्होंने नए मार्ग की खोज की। अब यहाँ प्रश्न ये उठ जाए है कि इनको नए मार्ग की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब ऑलरेडी आपके पास करे कि कोई रास्ता है जिससे आप आते हैं जाते हैं, तो फिर आप घर से यहाँ तक नया रास्ता क्यों खोजोगे? आप घर से यहाँ तक आते हैं, आते कि नहीं आते हैं? रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है, अब आप एक नया रास्ता क्यों खोजोगे? काफ़ी समय लगा कर क्यों खोजोगे नया रास्ता? 2 साल तक लग गया समय नया रास्ता खोजने में। तो ऐसा क्यों करोगे? कुछ तो कारण रहा होगा इसके पीछे। हो सकता है कि जिस रास्ते पे आ रहे हो वो रास्ता खराब हो सकता है कि उस रास्ते पे किसी और का अधिकार हो गया हो सकता है कि वो रास्ता खतरों से भरा हो सकता है कि वो रास्ता तुम्हारे लिए ज़्यादा कॉस्टली पड़ता हो। तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। यही कारण उस समय भी था। 1498 का समय था। 1498 का समय था जब हम बात करते हैं यूरोप की। किसकी बात करते हैं? यूरोप की। 1498 का वो समय था जब भारत में जो व्यापार होता था, देखिए वो कैसे होता था। तो भूमि के माध्यम से होता था। व्यापार कैसे होता था? भूमि के माध्यम से होता था। सामान ऐसे यूरोप पहुंचता था, ठीक है ना। भारत से होकर जाता था अरब देशों में, अरब से तुर्की में, तुर्की से कहाँ जाता था? इटली में, और इटली से यूरोप में होकर जाता था सामान। भारत का क्रम यही था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा भूमध्य सागर है, ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में जानना जरूरी है। ये लाल सागर है। ये अगर आप बात करेंगे तो फारस की खाड़ी है, जो ईरान अभी हॉर्मुज करके जो था रास्ता। ये है कैस्पियन करके सागर है, और ये क्या है? काला सागर है, जो कि रूस के कब्जे में है, ठीक है ना। क्रीमिया वगैरह यहाँ देश है। तो पहले रास्ता जो व्यापार होता था मसालों का, यहीं पर रोम देश है। क्या है? यहीं पर अगर बात करेंगे तो रोम है। तो रोम से हमारा बड़ा समृद्ध व्यापार था। जानते हैं कब से व्यापार था? लगभग 3000 साल पहले, क्योंकि भारतीय जो मुद्राएं हैं, भारतीय सिक्के, वो रोम में मिले हैं, यहाँ के ढाले गए। इसका मतलब कि रोम से व्यापार होता था, तभी तो वहाँ मिले हैं। मेसोपोटामिया से व्यापार होता था भारत का, ठीक है ना। तो उतनी पुरानी चीज़ें व्यापार होती थी। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि इन्होंने भारत की खोज की? बात यह है कि जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था। किससे होता था? स्थल मार्ग से होता था। समुद्र मार्ग से भी होता था। किससे होता था? समुद्र मार्ग से भी होता था। जैसे देखें, इस समुद्र मार्ग से होता था, तो यहां से सामान कहां पहुंचता था? यहां से सामान कहां पहुंचता था? यहां होते हुए
इसको पार करते हुए स्थल के मार्ग से, और फिर ये सामान कहाँ जाता था? यूरोप में जाता था। कहाँ जाता था? यूरोप में जाता था, अन्य अन्य जगहों पर जाता था। लेकिन हुआ ऐसे कि 1453 के समय, किसके समय? 1453 के समय यहाँ एक देश है जो तुर्की है। क्या है? तुर्की है, ठीक है ना। उसने उस समय के कस्तुतुनिया, जो आज का इस्तांबुल है, क्या है? आज का इस्तांबुल है, कस्तुतुनिया को पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब्जा करने के कारण यह है कि अब इससे जो होकर व्यापार, जो सामान जाता था उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। कब्जा करने से ये नहीं कि वो व्यापार को बंद कर दिया, उसने क्या किया? टैक्स क्या किया? बढ़ा दिया। ठीक। उसके साथ ही कह रहे कि अगर रास्ते से व्यापार होता था तो बीच में लूटपाट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी। क्या रहती थी? ज़्यादा रहती थी। जो इटली एक शहर है, यहाँ पर क्या है? एक शहर है इटली, इटली नाम का एक शहर है। इटली का भारत से जो व्यापार होता था उस पर बहुत ज़्यादा पकड़ था, क्योंकि इटली में बहुत पहले पुनर्जागरण काल संपन्न हो चुका था। संपन्न क्यों हुआ था? क्योंकि जब यही ऑटोमान तुर्कों ने जब करके कस्तुतुनिया पर अधिकार किया तो यहाँ के सारे विद्वान भग गए और इटली के राजा ने उनका क्या किया? स्वागत कर लिया। क्या कर लिया? स्वागत कर लिया। जब विद्वान गए तो अपने साथ विद्वता भी लेकर गए, जिसके तहत मैप्स वगैरह का आविष्कार हो गया, जिसके तरफ करके छपाई खाने का आविष्कार हुआ, जिसके बाद जो है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। वहाँ के जो व्यापारी थे वो किसानों को पैसा उधार देने लगे कि हमसे पैसा उधार लो और खेती करो, ठीक है ना। तो इटली बहुत डेवलप हुआ। अब डेवलप होने का मतलब ये था कि यूरोप में जो भी सामान जाता था वो इटली के थ्रू होकर जाता था। इटली बहुत ज़्यादा लाभ कमाता था। यूरोप के जो बाकी देश थे वो हमेशा चाहते थे कि एक विकल्प आए इसका, कि हम लोग भी भारत पहुंच सकें। उनको पता था कि भारत है, उन्होंने भारत की खोज नहीं, उनको पता था कि भारत है, लेकिन एक हम ऐसे रास्ते की खोज करें जिस पर मेरा अधिकार हो, मेरा वर्चस्व हो। तो स्थल के तो सारे मार्ग पहले से ही ऑक्युपाइड थे, छकाए गए थे। अब एक ही मार्ग इनके पास बच गया था, वो है पानी के माध्यम से मार्ग। क्या था? पानी के माध्यम से मार्ग बच गया था। और जो पुर्तगाल का जो एक राजा था उसने लगभग अपने जीवन का 2 साल, अपने जीवन का संपूर्ण जीवन का उसने लगभग अपने संपूर्ण जीवन का समय समुद्री खोज में दे दिया, समुद्री खोज में दे दिया। और इसी मध्यकालीन भारत के समय कह कि इन्होंने कह कि समुद्री खोजों पर, समुद्री मार्गों पर या नए नए देशों के विकास पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए कि कैसे नए नए देश खोजे जाए, कैसे व्यापार को डेवलपमेंट किया जाए। तो वहाँ अपने नागरिकों को ये पैसा दे देकर भेजते थे कि जाओ कोई देश है, ये देश है, वहाँ का पता करो, रास्ता पता करो, फंडिंग करते थे। इन सब कारणों ने एक बड़ा कारण तैयार किया कि पुर्तगाल का जो वास्को डी गामा था वो भारत की ओर मूव हुआ। एक रीजन था आने का भारत, ऐसे नहीं कि उसकी उठा और इतना कठिन रास्ता। यहाँ जब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे आज के समय में केप ऑफ होप है। क्या है? केप ऑफ होप है। पहले इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म था। यहाँ बहुत तूफान आते थे, कितने लोग आए पुर्तगाल से उधर से ही, और यहाँ पर उनकी नाव जहाज़ें क्या होती थी? टूट जाती थी, समाप्त हो जाती थी। तो कभी इससे आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं किए, ठीक है ना। तो ये वास्को डी गामा इतना रिस्की यात्रा क्यों किया? इसका क्या कारण था? इसका मेन यही कारण था कि यूरोप में बहुत उथल पुथल हो रहा था। क्या हो रहा था? उथल पुथल हो रहा था। वस्तुओं को लेकर, सामानों को लेकर बहुत ज़्यादा मारा मारी हो गई थी। सब कोई अपना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पाना चाहता था। वहाँ महंगाई बहुत बढ़ गई थी, जिसके कारण करें कि वो क्या हुए, भारत की तरफ मूव हुए कि हम यहाँ आएंगे और यहाँ से सामान ले जाएंगे, सामान लेकर खरीद के वहाँ बेचेंगे तो हमें ज़्यादा मुनाफा होगा। क्या होगा? ज़्यादा मुनाफा होगा। सामान कौन सा था? तो सामान में जो सबसे प्रमुख सामान था वो आप भी जानते हैं, मसाला और सूती। मसाला और सूती वस्त्र थे। मसाला क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यूरोप जो है एक ठंडा प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? ठंडा प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो खाया जाता है वो मांस खाया जाता है। क्या खाया जाता है? मांस खाया जाता है। और मांस एक ऐसा चीज़ है जो लंबे समय तक टिकता नहीं है, लगभग सड़ जाता है। क्या होता है? सड़ जाता है। मसाले जो होते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। क्या करते हैं? प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, मतलब उसको सड़ने से बचाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा खराब भी हो गया है तो उसमें टेस्ट को चेंज कर देते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। जैसा लोग अगर नॉनवेज खाते होंगे तो इस बात को जानते हैं कि अगर नॉनवेज थोड़ा ख़राब भी हो जाए, मसाला डाल दिया जाए तो स्वादिष्ट हो जाता है। जनरली आप कच्चा मांस खा नहीं सकते हैं, जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो जल्दी कोई कच्चा मांस खा नहीं सकते हैं, लेकिन मसाला डाल देने से हम लोग उसको खा सकते हैं। तो आप मसाले की पावर समझ सकते हैं कि मसाला कितना पावरफुल है, ठीक है ना। कि उस खराब चीज़ को जिसको आप कच्चा खाकर वोमिटिंग कर सकते हैं, उसको भी वो आराम से आप खुशी खुशी खा रहे हैं और उसका डिमांड सबसे टॉप लेवल पर है उन नॉनवेजों का, है कि नहीं।
तो उन मसालों के लिए और कह रहे कि सूती वस्त्रों के लिए, सूती जो है वस्त्र होता है, एक ऐसा वस्त्र होता है जो कि गर्मी में बहुत राहत देता है और ठंडी में भी बहुत राहत देता है। गर्मी में ठंडी नहीं लगेगा, ठंडी में गर्मी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो कपास, स्वेटर वगैरह के ऊन के लिए उसके जो कपास के जो ऊन बनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि गर्म करते हैं, ठीक है ना। अब भारत कपास का देश, भारत का कर्नाटक, काली मिट्टी, काली मिट्टी मतलब कपास, ठीक है। तो वो इसीलिए भारत की तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए, मूव हुए और इधर मूव हुए। यही वास्को डी गामा भारत आया। और जब भारत आया, अच्छा और भी बहुत सारा रीजन था। भारत इससे पहले जो बौद्ध युग था या उसके बाद के समयों में तो जो राजा थे, तो जो यात्री भारत आए, क्या है, यात्री भारत आए, चाहे वो इब्न बतूता को ले लीजिए, चाहे वेनसांग को ले लीजिए, चाहे और भी बहुत सारे जो यात्री आए, इन्होंने क्या किया, भारत के बारे में जाकर पुरजोर व्याख्या किया। भारत के बारे में जाकर किताबें लिखी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोना है, वहाँ औरतें जो है कि उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ की औरतें क्या है, बदसूरत होती हैं, क्या होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आभूषण पहनती हैं। तो ये बात करे कि यूरोप में बहुत जाकर फैला कि वहाँ सोना बहुत है। इसके साथ ही यूरोप के लोग करे कि ईसाई क्रिश्चियन धर्म के थे, क्या थे, तो अपने क्रिश्चियनिटी को मतलब ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार करना चाहते थे। तो कुछ कारण है जिसके कारण से करें कि यूरोप क्या हुआ, मूव हुआ। देखिए अब आपको हम वो हर पॉइंट पर प्रकाश डालने जा रहे हैं जिन कारणों के वजह से पुर्तगाली या अन्य तरह की यूरोपी जो है कि भारत में आया, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला कारण है वो है यूरोप में सामंती व्यवस्था का टूटना, वह ब्लैक डेथ बीमारी या बबूनिक करके प्लेग। आओ इसको हम समझते हैं। यूरोप जो है 5 सामाजिक व्यवस्था थी जो यूरोप की, वो 5 भागों में विभक्त थी। जो सबसे ऊपर वाले थे उनको राजा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, राजा कहलाते थे वो, ठीक है ना। राजा कहलाते थे। उसके बाद ड्यूक होते थे, अर्ल होते थे, ठीक है ना। उसके बाद बैरन होते थे, उसके बाद नाइट मतलब योद्धा होते थे, और उसके बाद सर्फ या बधुआ मजदूर होते थे। ये लोग चर्च वगैरह में रहते थे, किसी को पनिशमेंट वगैरह दे सकते थे, ठीक है ना। फिर योद्धा थे, फिर क्या थे, सर्फ बधुआ मजदूर होते थे, ठीक है ना। यूरोप में सामंती व्यवस्था ऐसी थी कि राजा अपना जमीन किसको देता था, ड्यूक को देता था कि भाई तुम इसका देख रेख करो। ड्यूक किसको देते थे, बैरन को देते थे, जमींदार वगैरह जो होते थे उनको देते थे। ये किसको देते थे, नाइट्स को देते थे। और ये किसको देते थे, बधुआ मजदूर से काम कराते थे। सामंती व्यवस्था इतनी कठोर थी, क्या थी, इतनी कठोर थी कि यहाँ की कृषि विकास नहीं कर पाई। यहाँ की कृषि क्या नहीं कर पाई, विकास नहीं कर पाई। जिसके वजह से ये हुआ कि यहाँ कभी उतना अनाज पैदा ही नहीं हुआ कि उसको खाने के बाद बेचा जा सके, खाने के बाद बेचा जा सके। तो यहाँ पर कृषि व्यापार ठप हो गया। कृषि व्यापार क्या हो गया, ठप हो गया। बहुत कृषि व्यापार नहीं था। और उसी समय यहाँ पर एक बीमारी फैल गई जिसका नाम अभी हमने बोला है, क्या क्या नाम था, ब्लैक डेथ करके। क्या नाम था, ब्लैक डेथ। उस बीमारी की क्या खासियत थी, उस बीमारी में शरीर पे फफोले पड़ जाते थे। क्या पड़ जाते थे, फफोले पड़ जाते थे। उन फफोलों की वजह से इंसान की क्या होती, डेथ हो जाती थी। अब पूरा शरीर ब्लैक काला हो जाता था, इसीलिए उसका नाम है ब्लैक डेथ। ये बीमारी कहाँ से आई थी, तो ये बीमारी कहाँ से आई थी, चाइना, मंगोलिया से आई थी। कहाँ से आई थी, मंगोलिया के माध्यम से आई थी। और जहाज के माध्यम से, चूहों के माध्यम से फैली, कहाँ है, यूरोप में फैली थी। तो जब यहाँ पर बीमारी फैली, प्लेग फैला, तो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था पूरी चरमरा गई। क्या हो गई, पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई। और चरमराने की वजह से जब आम जनता यहाँ मरने लगी, जब भी कोई बात आम जनता पर आती है तो होता है सामाजिक सुधार। क्या होता है, तो यहाँ पर सामाजिक सुधार हुए, बड़े स्तर पर सामाजिक सुधार हुए। यहाँ पुनर्जागरण काल भी हुआ। क्या हुआ, अब आओ हम पढ़ते हैं अगला। करके यहाँ पर जब यूरोप में सामंती व्यवस्था खत्म हो गई, समाप्त हो गई, ठीक है ना, तो यहाँ करके ब्लैक डेथ करके बीमारी की वजह से काफ़ी लोग मारे गए। उसके बाद यहाँ पर शुरू हुआ पुनर्जागरण काल एवं धार्मिक सुधार। क्यों, क्योंकि जो ड्यूक थे, जो करके चर्चों में पादरी थे, उनका बहुत ज़्यादा क्या था, वर्चस्व था, समाज में बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। वो किसी के साथ भी क्या कर सकते थे, गलत कर सकते थे, अन्याय कर सकते थे। तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने क्या किया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। ठीक, उसके बाद आया वणिकवाद का विकास। वणिकवाद मतलब व्यापार से रिलेटेड एक ऐसा सिद्धांत इसमें आया कि लोगों को व्यापार की तरफ अट्रैक्ट किया। उस समय यूरोप के लोगों का ऐसा मानना था कि जिसके पास जितना ज़्यादा
दुनिया में धन है वो सीमित है। दुनिया में धन क्या है? और जिसके पास जितना ज़्यादा धन होगा वही आगे होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ होगा। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने पर जोर देना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा देने पे क्या किया? करके ध्यान दिया। उसके बाद थे करके पुराने व्यापारिक मार्गों पर इटली करके एवं अरब देशों का कब्जा। ये भी एक कारण था कि कस्तुतुनिया पर करके अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? करके अरब देशों ने कर लिया। किसने कर लिया? तुर्कों ने कर लिया, तुर्की ने कर लिया, कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। कस्तुतुनिया एक ऐसा देश था जो चारों तरफ से बाउंड्री से, मजबूत बाउंड्री से घिरा हुआ था और एक स्वतंत्र देश था। लेकिन अरब के देशों ने इस पर लगातार हमला किया और तोप के गोले बरसाए और काफ़ी दिन करके इसको घेराबंदी करने के बाद, लगभग 56 दिनों की घेराबंदी करने के बाद आखिरकार इसकी दीवारें टूट गईं और क्या हो गया? आज़ाद नहीं रह सका। तो कस्तुतुनिया वो मार्ग था जिससे अरब व्यापारी इसको सामान देते थे और ये सामान यूरोप में पहुंचाता था। बीच का मिडिल था ये। जब ये टूट गया तो इस पर अरब का कंट्रोल हो गया। क्या हो गया? अरब देशों का कंट्रोल हो गया। जब अरब देशों का कंट्रोल हो गया तो उन्होंने इसके दाम बढ़ाना शुरू कर दिए। दाम बढ़ाना क्या कर दिए? इसके वजह से भी सारी सामानें अब यूरोप में सुव्यवस्थित नहीं पहुंच पाती थी। सारी सामानें सुव्यवस्थित यूरोप में नहीं पहुंच पाती थी। ये भी एक रीजन था कि यूरोप के जो लोग थे वो नए मार्गों की तरफ, नए देशों की तरफ अग्रसर हुए। कस्तुतुनिया का पतन हो गया जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद है कि इनको पता था कि भारत मसाले का स्रोत है। मसाला सबसे महत्वपूर्ण कारण था जो इनको अट्रैक्ट किया अपने तरफ। करके उसके बाद है कि जलमार्ग की सुगमता। जलमार्ग की सुगमता मतलब क्या है? कभी भी स्थल मार्ग की तुलना में जलमार्ग ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जलमार्ग में क्या होता है? अतिरिक्त आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। जिस राज्य से होकर आप गुजरते हैं, जिस देश से गुजरते हैं, उनको आपको टैक्स देना पड़ता था, और आप जलमार्ग से आएंगे तो आपको अतिरिक्त टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है ना? दूसरा करके आंतरिक संघर्ष। अब मान लीजिए कि कोई 4 देश हैं, आपस में इंटर कनेक्टेड हैं। भाई जब स्थल पे हैं तो सटे हैं कि नहीं? अब ये आपस में 2 गो लड़ लिए तो ये वाला यहाँ नहीं आ पाता था, क्योंकि इनके बीच का मार्ग अवरुद्ध हो गया। तो आपसी संघर्ष की वजह से व्यापार बाधित होता था। दूसरा है लूट का खतरा। स्थल मार्गों पर आसानी से लूट होना क्या होता है? आसान हो जाता है। बहुत आप कम मेहनत में लूट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर समुद्र में लूट करना है तो आपको एक बड़ी सी नाव चाहिए, काफ़ी संसाधन चाहिए, प्लस आपको रास्ते का पता होना चाहिए, प्लस समुद्री तूफान से बचना होगा। तो समुद्र में लुटेरों की संख्या बहुत कम होती थी स्थल मार्ग की तुलना में। ये भी इन लोगों को क्या किया? अट्रैक्ट किया, अपने तरफ खींचा। उसके बाद यहाँ 3G था। 3G मतलब कि करके गॉड थे, ग्लोरी और करके गोल्ड थे। मतलब जो अंग्रेज थे वो अपने भगवान का प्रचार करना चाहते थे, प्लस समुद्री मार्ग की अगर खोज कर दिए तो उनको मान सम्मान की प्राप्ति होती थी, और प्लस करके भारत में बहुत ज़्यादा सोना था। ये भी एक कारण था कि जो इनको अपने तरफ अट्रैक्ट किया। अगला है कि संयुक्त स्टॉक करके कंपनियाँ। कुछ ऐसी कंपनियाँ आई जिन्होंने क्या किया? लोगों से चंदा इकट्ठा किया। क्या किया? कि आप हमारे कंपनी में स्टॉक लीजिए, चंदा दीजिए, बदले में 100 रुपये आप दे रहे हैं तो हमसे 120 रुपये ले लीजिए। कुछ समय बाद हम इस 100 रुपये का क्या करेंगे? भारत में आकर मसाला लेंगे, मसाला ले आकर यूरोप में बेचेंगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको देंगे। जैसे आज SIP होता है या अदर कंपनियां होती है, स्टॉक्स होती हैं, सेम यही काम करती हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, कोई भी कंपनी हो। ठीक है ना? उसके बाद जहाज निर्माण करके एवं करके नौसेना का विकास हो गया। इसमें जो मैंने बताया कि इटली में जो विद्वान गए उनके तमाम जो है कि इटली का डेवलपमेंट हुआ, पुनर्जागरण काल हुआ। उसके तहत करके पानी वाले जहाज, बड़े बड़े जहाज़ों का क्या हुआ? विकास हुआ। नौसेना मतलब समुद्र में लड़ने वाली सेना का विकास हुआ। उन्होंने करके नावों पर तोप लगाया, जिससे करके वो और सुरक्षित हो गए। और यही कारण था कि भारत किसी और देश पर मूव नहीं हो पाया, बाकी देश भारत में रहा। क्योंकि जब बात हम करते हैं 1453 की बात करते हैं, हम जब 1500 की बात करते हैं, तो उस समय भारत में मध्यकालीन समय चल रहा था। क्या चल रहा था? भारत में मध्यकालीन चल रहा था। लेकिन ये देश विकसित हो गए थे। इन देशों में जो समय चल रहा था वो आधुनिक चल रहा था। ये हमसे आगे जी रहे थे। समझ में आ रहा है ना? आज के भी डेट में कहो तो जापान आपसे आगे 50 साल आगे है। आज के डेट में कहो तो अमेरिका आपसे 50 साल आगे है। यही रीजन है कि वो मेरे यहाँ आए, हम उनके यहाँ नहीं गए। ठीक है ना? ये भी एक रीजन है। दूसरा, हमें भारत दूसरे देशों पे इसलिए भी नहीं गया कि भारत को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। हमारे यहाँ तमाम संपदा है, भू संपदा है, कृषि से लेकर अनाज से लेकर सोना चांदी से लेकर धातु से लेकर अधातु से लेकर कोयला से खदाने से लेकर हर चीज़ें हमारे यहाँ लौह धातु से लेकर सब चीज़ें उपलब्ध थी। हम अपने आप में खुद एक महाद्वीप हैं, प्रायद्वीप माना जाता है। ठीक है ना? तो हम खुद एक अपने आप में बहुत जटिल हैं। तो हमको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी कि हमको कहीं और ले जाए। बस हमारे यहाँ से सामान कहीं और व्यापार होता था, लेकिन हम खुद कोई चीज़ लेने जल्दी नहीं जाते थे।
हम अपने आप में भी संपूर्ण थे। हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में अनाजें होती थी। गंगा का मैदानी भाग जो अपने आप में सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है ना, वहाँ मिट्टी क्या होता है, सोना उगलती है। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमें किसी चीज़ की कमी होगी तब ना आप कहीं जाइएगा, तो कमी भी नहीं था, ठीक। तो हम उस समय मध्यकालीन भारत में जी रहे थे और इसलिए करके हमें कहीं जाना नहीं पड़ता था, इसलिए हमें समुद्री नाव की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। हमें स्थल से कभी समुद्र में निकलने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। और इनको मजबूरी में अपने देश से बाहर निकलना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं निकलते तो मर जाते, ये नहीं निकल जाते तो खाने बिना ये मर जाते। यहाँ स्थिति बहुत ख़राब थी, अत्यधिक गरीबी आ गया था। और इसके चक्कर में करके बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो वही 1498 में करके भारत पहुँचे वास्को डी गामा। तो भारत में जो लोग आए, जो देश आए, उनमें पहला था, उसका नाम है पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आया। पुर्तगाल भारत में आया तो वो 1498 में आया। कब आया? पुर्तगाल के बाद जो आया भारत में वो अंग्रेज आए। क्या है? अंग्रेज दूसरे पर आए। क्या है? अंग्रेज दूसरे पर आए। और ये आए 1600 ईस्वी में। कब आए? 1600 ईस्वी में। अगर बात करें तो इसके बाद डच आए। क्या है? डच आए, ठीक है ना। और ये कब आए? यह 1602 ईस्वी में आए। कब आए? 1602 ईस्वी में आए। और तीसरा चौथा जो आया वह डेनिस है। क्या है? उसके बाद कौन है? फ्रांस है। क्या है? फ्रांसीसी है। और ये 1664 में आए। और छठा जो है स्वीडिश है। क्या है? आइए कब आए? तो ये जो है कि 1731 में आए। कब आए? 1731 में आए, ठीक। इनके आने का क्रम ये है और इनके कंपनी बैठाने का क्रम देखते हैं। तो इन्होंने अपनी कंपनी बैठाई 1503 में। ये पीछे रह गए, तीसरे नंबर पर चले गए और ये दूसरे नंबर पर आ गए। इन्होंने बैठाया अपनी कंपनी 1605 में। इन्होंने अपनी बैठाई 1611 में। इन्होंने अपनी कंपनी बैठाई 1620 में। और इन्होंने अपनी कंपनी बैठाई 1668 में। ये इनका क्रम रहा कंपनी बैठाने का। आइए थोड़ा चलते हैं। तो इनके आने के घटनाक्रम में पुर्तगाल सबसे पहले आए सब। उसके बाद कौन आए सब? अंग्रेज आए सब। उसके बाद कौन आए? नीदरलैंड, जो कि उस समय हॉलैंड होता था। उस समय नीदरलैंड आज का हॉलैंड है। और यही डच है सब। चौथे नंबर पर कौन आया? डेनिस आए सब, डेनमार्क। और उसके बाद कौन है? पांचवें नंबर पे कौन है? फ्रांसीसी आए सब, फ्रांस।